अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं और ये भी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से ये सेशन है। और हमेशा स्टूडेंट की तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन पे समझ नहीं आती। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा सेशन होगा ये मुकम्मल तौर पे फॉर द बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसका मैकेनिज्म में कौन से आयन्स आपस में मिलते हैं, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो उसको समझने के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज के रेडिकल का स्टार्ट लेते हैं रेडिकल से कि रेडिकल क्या होता है। मेरा ख्याल है कि हर लेवल की केमिस्ट्री के स्टार्ट से पहले रेडिकल को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमने भी अपना एफएससी केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये चंद बेसिक सेशंस हमारे लिए लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने लिए। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट सेशंस के अंदर हैं, दैट इज रेडिकल्स। तो रेडिकल क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट, रेडिकल को हम डिफाइन करते हैं कि द केमिकल स्पीशीज which can participate in the chemical reaction, कि any species which can participate in the chemical reaction is called a radical। उसको क्या कहते हैं? उसको रेडिकल कहते हैं कि any species that can participate in chemical reaction is called a radical। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि any species having odd number of electrons are called radicals, कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहते हैं? उसको रेडिकल कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को हम आगे जस्टिफाई करेंगे, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन से पहले रेडिकल को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहली इसकी क्लास है आयनिक रेडिकल्स। आयनिक रेडिकल्स से आपको पता चल जाना चाहिए कि इट इज what charged radicals। ionic radicals are charged radicals। तो ionic radical को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि the radical having positive or negative charge are called ionic radical, कि ऐसे रेडिकल जिन पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उनको क्या कहा जाता है? उनको आयनिक रेडिकल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, इसके ऊपर इस टाइम क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सा रेडिकल है? आयनिक रेडिकल है। इसी तरह मैं कहता हूं सोडियम आयन, कौन सा रेडिकल है? आयनिक रेडिकल है। मैं कहता हूं Mg+2, कौन सा रेडिकल है? आयनिक रेडिकल है। इसी तरह मैं कहता हूं Al+3 एल्युमिनियम आयन, तो Al+3 कौन सा रेडिकल है? आयनिक रेडिकल है। तो द रेडिकल having a positive or negative charge is called what? ionic radical। उसको क्या कहते हैं? उसको आयनिक रेडिकल कहते हैं। आयनिक रेडिकल में भी कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल। आयनिक रेडिकल में भी कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल। तो पहले देखते हैं कि कैटायनिक रेडिकल क्या होता है। कि एनी रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक रेडिकल, कि ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कैटायनिक रेडिकल कहा जाता है। या इसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि जब किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर वो कौन सा रेडिकल बन जाता है? तो वो कैटायनिक रेडिकल बन जाता है। कि एनी स्पीशीज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक रेडिकल, कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं? उसको कैटायनिक रेडिकल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो रेडिकल बनता है उसको कैटायनिक रेडिकल कहते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अमूमन क्या होता है कि उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि एटम पहले क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं।
लेट उसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, नेगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव प्रोटॉन थे, तो 10 नेगेटिव थे 10 पॉजिटिव थे। ऐसे 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को न्यूट्रल करके एज अ होल एटम क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन फिर आपने क्या देखा, मैंने कहा कि भाई लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनता है, कैटायनिक रेडिकल बनता है। लेट मैं कहता हूं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 9, तो 9 नेगेटिव चार्जेस रह गए। ऑन द अदर हैंड प्रोटॉन इस टाइम क्या है जी, वही 10 प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है ये 9 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर लेंगे, लेकिन अब इधर क्या होगा, इधर एक प्रोटॉन स्टिल रिमेनिंग है जिसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वो प्रोटॉन जो कि अभी न्यूट्रल नहीं हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, वो कैटायनिक रेडिकल बन जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, सोडियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक रेडिकल, सोडियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक रेडिकल। स्टिल मैग्नीशियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक रेडिकल। बेरिलियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक रेडिकल। अब ये बना कैसे स्टूडेंट, पहले क्या था, सोडियम था, न्यूट्रल था, एटॉमिक नंबर इसके 11 है, मतलब कि इसके अंदर क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर गए, तो एज अ होल इस पे क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सोडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लॉस किया। अब देखें स्टूडेंट, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए, 10। पहले क्या थे, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या थे, न्यूट्रल थे। लेकिन इधर आगे क्या बना, प्रोटॉन वही 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पीछे कितने रह गए, 10। अभी जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये तो 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर लेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, रहेगा, क्योंकि 11 में से क्या होगा, 10 को जब न्यूट्रल करके तो पीछे 1, तो एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर सोडियम आयन पे आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन को अगर आप देखें, मैग्नीशियम आयन ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर क्या थे, इक्वल थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, लॉस कर लिए, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इस पे +2 चार्ज आया। याद रखें कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात कि जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतने ही उसके ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 चार्ज आ गया, मैग्नीशियम ने 2 लॉस किए तो +2 इस पे चार्ज आ गया। सिमिलरली मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ, एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो बताइएगा स्टूडेंट अब इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे +3 चार्ज आएगा। इसी तरह फास्फोरस है मेरे पास, फास्फोरस लेट में कहता हूं कि ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो अब इसकी वैलेंसी क्या रह जाएगी, इसकी वैलेंसी +3 रह जाएगी। अगर मैं कहता हूं फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेट कंसीडर करें 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करता है, तो फिर क्या, इस पे +5 आएगा। अलगरज कि जो भी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, उतना ही उसके ऊपर चार्ज आएगा। ये फिर डिपेंड करता है, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट इट्स ऑल अबाउट अ कैटायनिक रेडिकल, और फॉर्मेशन इसकी क्या है कि इट इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट्स भी याद रखें स्टूडेंट कि ऑल द मेटल्स फॉर्म कैटायनिक रेडिकल्स, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी मेटल्स हैं तो वो क्या करती हैं, कैटायनिक रेडिकल्स बनाती हैं। दूसरी टाइप है इसकी एनायनिक रेडिकल्स। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एनायनिक रेडिकल क्या होते हैं, कि एनी रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक रेडिकल, कि कोई भी रेडिकल जिस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको एनायनिक रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन,
फास्फाइड आयन। तो ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या है, एनायनिक रेडिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस टाइम मौजूद है। अब स्टूडेंट इनकी फॉर्मेशन पे अगर बात करें, इनकी फॉर्मेशन पे अगर बात करें तो दे आर फॉर्म बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उससे एनायनिक रेडिकल बनता है। एनायन उससे बनता है, उससे क्या बनता है? एनायन बनता है। फॉर एग्जांपल पहले था क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर क्या थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे और क्या थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। तो एक दूसरे कैंसिल आउट करके क्या था? ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज था, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं था। फिर इसने किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब क्या हुआ कि प्रोटॉन तो वही 17 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। तो अभी जो 17 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 प्रोटॉन जो है, ये 17 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएगा? वो अनन्यूट्रल रह जाएगा, वो अभी न्यूट्रल नहीं हुआ। तो लिहाजा वो जो उस इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये एनायनिक रेडिकल। सिमिलरली स्टूडेंट अब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड रेडिकल की बात करते हैं। ऑक्सीजन था, ठीक है, इसके क्या एटॉमिक नंबर है? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को कैंसिल कर गए, इधर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन फिर इसने किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए तो क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 10, प्रोटॉन कितने रहे? प्रोटॉन वही 8 रहे। तो अब याद रखें स्टूडेंट कि जो 8 प्रोटॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, उनके चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना विदाउट न्यूट्रलाइजेशन रह जाएंगे। तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो क्या? 1 माइनस 2 माइनस, तो -2। तो क्या? O-2। अब भाई नेट स्पीशी है ऑक्साइड आयन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। 8 पहले थे, 2 उसने बाद में ले लिए। तो कितने हो गए स्टूडेंट? इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जरा बात करते हैं इस पे कि मैंने कहा कि कैटायनिक रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के अपोजिट है कि एनायनिक रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किससे बनते हैं स्टूडेंट? वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो आप देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक और फैक्ट पे बात की कि जो कैटायनिक रेडिकल थे, वो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता था उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस का फिनोमेना तो है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन का फिनोमेना है। तो इसीलिए जो भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही क्या आएगा स्टूडेंट? उतना ही उस पर चार्ज आएगा। लेकिन कौन से चार्ज आएगा स्टूडेंट? कौन से चार्ज आएगा? उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन के गेन किए तो इसके ऊपर 2 चार्ज है, लेकिन कौन सा आया? नेगेटिव आया। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये बात याद रखना। अगर कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आता, बल्कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे न्यूट्रल होता जाता है, ठीक है ना? तो वो ऐसे क्या हो जाता है? न्यूट्रल होता जाता है। तो स्टूडेंट ये आ गई फॉर्मेशन ऑफ एनायनिक रेडिकल। तो ओवरऑल हमने इस चीज को स्टडी किया कि आयनिक रेडिकल्स क्या होते हैं, कि पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड आयनिक रेडिकल, या कैटायनिक एंड एनायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड आयनिक रेडिकल्स। अब ये जो आयनिक रेडिकल्स होते हैं, दे मे बी सिंपल रेडिकल और मे बी कंपाउंड रेडिकल। ये सिंपल रेडिकल भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड रेडिकल भी हो सकते हैं। अब सिंपल रेडिकल क्या होते हैं? कि सिंपल रेडिकल्स are those radicals which are consist of single atoms, ठीक है, which are consist of a single atoms or atoms of the same elements। कि ऐसे रेडिकल जो कि सिंगल एटम से मिलके बने हों या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट से मिलके बने हों, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उनको सिंपल रेडिकल कहते हैं। कि द रेडिकल्स which are consist of single atoms, which are consist of single atoms, या क्यों एक ही एटम से बने हों, और consist of, या क्या हो? consist of atoms of the same element, क्या हो? एक सेम एलिमेंट के एटम से मिलके बने हो, तो such radical are called simple radical। स्टूडेंट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इसकी क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन इसकी क्या एग्जांपल है?
अब क्लोराइड आयन में आप देखें कि सिर्फ एक ही क्या क्लोरीन एटम है, सिंगल एटम है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोडियम आयन की, ये भी क्या सिंपल रेडिकल है, एक ही एटम है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रोमाइड आयन की, ये भी क्या है सिंपल रेडिकल है, एक ही एटम है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं कि जिनमें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उनकी एग्जांपल है स्टूडेंट O-2, ये O2-2, O2-2 परऑक्साइड, ये रेडिकल है, परऑक्साइड रेडिकल। तो आप देखें यहाँ पे सिंगल एटम नहीं है बल्कि दो एटम्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों एटम्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो ऑक्सीजन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो अब ये कौन सा रेडिकल हुआ, ये रेडिकल हुआ कौन सा, सिंपल रेडिकल हुआ। एक्चुअली ये कंसिस्ट है एक से ज्यादा एटम्स पे, लेकिन जो एक से ज्यादा एटम्स है वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, वो सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज वाई ये जो बिलोंग करते हैं कौन से ग्रुप से करते हैं, सिंपल रेडिकल वाले कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह इसके अगर आप मजीद एग्जांपल की बात करें तो Li+ लिथियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन की अगर आप बात करें, एल्यूमिनियम आयन की आप बात करें, तो ये आप अच्छा Si+2 की अगर आप बात करें, ये जितने भी हैं ये क्या है, ये सिंपल रेडिकल हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कंपाउंड रेडिकल्स पे कि कंपाउंड रेडिकल्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड रेडिकल्स आर द रेडिकल्स which are consist of different atoms, जो कि क्यों डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हो, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कंपाउंड रेडिकल्स कहते हैं। कि those radicals which are consist of different atoms are called compound radical। कंपाउंड इन कॉम्प्लेक्स है जो कि थोड़ा सा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, ट्रिकी हो। तो those radicals which are consist of different elements are called what, compound radical। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट कार्बोनेट आयन CO3-2। अब देखें डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। सिमिलरली सल्फेट आयन इसकी एग्जांपल है, सल्फेट आयन SO4-2, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंपाउंड रेडिकल। इसी तरह स्टूडेंट अमोनियम आयन इसकी एग्जांपल है, देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये रेडिकल बना रहे हैं। तो ऐसे रेडिकल जो कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। इसी तरह NO3- ये भी क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। तो स्टूडेंट ये तो आगे रेडिकल की एक टाइप पे हमने बात की, अब इसकी दूसरे टाइप पे बात करते हैं। पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, वो चार्ज रेडिकल था, आयनिक रेडिकल था, कैटायन या एनायन। अब इसके अपोजिट दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल रेडिकल। दूसरे क्या होंगे, न्यूट्रल रेडिकल्स। अब देखते हैं कि न्यूट्रल रेडिकल्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रल रेडिकल्स आर द रेडिकल्स विच हैव नो चार्ज। एक तो ये कि उनके वजह कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल रेडिकल आप उसको कह सकते हैं, क्या इसको आप फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। तो इससे बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि द रेडिकल्स having unpaired electrons, the radicals having unpaired electrons are called free radical or neutral radicals। ऐसे रेडिकल जिनमें क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और या फिर उनको क्या कहा जाता है, या उनको न्यूट्रल रेडिकल कहा जाता है, जिनमें क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप इसको यूं भी स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं कि द रेडिकल्स having odd number of electrons are called what, neutral radical। ऐसे रेडिकल्स को आप क्या कहते हैं, आप न्यूट्रल रेडिकल्स कहते हैं। तो बात करते हैं जी न्यूट्रल रेडिकल्स पे, इसको जरा एक्सप्लेनेशन भी इसकी बात करते हैं। डिफाइन मैंने इसको कुछ यूं किया कि द रेडिकल्स which have unpaired electron, जिनके अंदर क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, या इससे बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि द रेडिकल्स having unpaired electrons are called free radical। जिनके अंदर क्यों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो उनको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जरा फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो दे आर फॉर्म
by the homolytic fission of a covalent bond. Homolytic fission of a covalent bond, ये एक के homolytic fission of a covalent bond. Homolytic कहते हैं जी same splitting, जब बॉन्ड दोनों साइडों पे एक जैसा स्प्लिट हो रहा हो तो इस तरह की ब्रेकिंग को क्या कहते हैं? इस तरह की ब्रेकिंग को कहते हैं स्टूडेंट होमोलिटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली क्या होता है? स्प्लिट होता है, तो उससे जो रेडिकल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं या न्यूट्रल रेडिकल होते हैं. एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूं. आपके पास के इथेन है, इथेन है. अब अगर आप देखें इसमें एक्चुअली क्या ये बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के दरमियान है. एक्चुअली ये तो ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है. क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयर है, तो म्यूचुअल शेयर से मिलकर बना है, तो लिहाजा ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. तो एज अ रिजल्ट एक मिथाइल रेडिकल इधर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और एक मिथाइल रेडिकल इधर प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये चीज बनेगी, दो मिथाइल रेडिकल आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो स्टूडेंट अब मैंने इसको डिफाइन कैसे किया था कि द रेडिकल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द रेडिकल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रल रेडिकल और फ्री रेडिकल. तो आप देखें इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. देखें ना, दो मिथाइल रेडिकल है और हर एक के पास एक एक क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो सच रेडिकल्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल आर कंपाउंड आर व्हाट? न्यूट्रल रेडिकल्स. अब ये एग्जांपल है किस चीज की? ये न्यूट्रल रेडिकल है लेकिन कौन सा है? ये कंपाउंड है. ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड रेडिकल है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम पे कंसिस्ट है, इसीलिए ये क्या? ये कंपाउंड रेडिकल है. अब इसी तरह जो न्यूट्रल एटम होता है या जो न्यूट्रल रेडिकल होता है या जो फ्री रेडिकल होता है, इट मे बी सिंपल. सिंपल की अगर आप बात करें, ये क्या? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली कंसिस्ट होता है क्लोरीन. क्लोरीन के दरमियान क्या होता है? बॉन्ड होता है. ये इनका जो बॉन्ड होती है ये भी कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. जब इसकी स्प्लिटिंग होती है तो होमोलिटिक स्प्लिटिंग होती है. तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन पे क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो दो क्लोराइड रेडिकल जो एज अ रिजल्ट जो क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे. सही बात है. दो क्लोराइड रेडिकल क्या हुए? प्रोड्यूस हुए. दोनों के दोनों ऊपर क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो मैंने डिफाइन करते हुए ये बात की कि द रेडिकल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि द रेडिकल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड रेडिकल्स. तो इससे जो अब अगर आप इसको देखें तो ये सिंपल रेडिकल है. क्यों? क्योंकि सिंगल एटम पे कंसिस्ट है. ठीक है, सिंपल एटम पे सिंगल एटम पे कंसिस्ट है. तो लिहाजा कौन सा रेडिकल है? ये रेडिकल है कौन सा? सिंपल आर फ्री रेडिकल आर न्यूट्रल रेडिकल. अब इससे अगला फैक्ट है कि दे में भी सिंपल आर कंपाउंड. तो ये मैंने आपको बता दिया. देखें यहाँ पे जो रेडिकल बने कौन सा? कंपाउंड है. और यहाँ पे जो बने ये कौन सा? ये सिंपल है. ये कौन सा है? सिंपल है. अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ रेडिकल्स पे बात करता हूँ. स्टूडेंट आप कुछ रेडिकल्स पे बात करते हैं. एक्सप्लेन मैंने आपके सामने कर दिया कि रेडिकल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कंपाउंड रेडिकल क्या होता है और आयनिक रेडिकल क्या होता है, सिंपल रेडिकल क्या होते हैं, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन. अब मैं आपके सामने कुछ रेडिकल्स मैंने लिखे हैं. ये सारे के सारे क्या? नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो रेडिकल्स होते हैं अमूमन, जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं, जो कैटायनिक रेडिकल्स होते हैं, वो अमूमन किस चीज के होते हैं? मेटल्स के होते हैं. लाइक Na+, Mg+2, Be+2. इसी तरह अगर आप देखें Si+2 या Al+3 अगर आप देखें तो मेटल्स के जितने भी रेडिकल्स होंगे वो कौन से? वो कैटायनिक रेडिकल्स होंगे. तो मैंने आपके सामने कुछ रेडिकल लिखे हैं, सारे के सारे के ये नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं. हम पीरियोडिक टेबल के एक सीक्वेंस से जाएंगे और उस सीक्वेंस से मैं आपको बताऊंगा कि जो रेडिकल्स बनते हैं उस हिसाब से जो ना आपके सामने ये रेडिकल्स लिखे गए हैं. तो स्टूडेंट जब हम पहले स्टार्ट लेते हैं पहले ग्रुप का, तो पहले ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा है? वो है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की एक नॉन मेटल है तो क्या? हाइड्राइडाइन, H- हाइड्राइडाइन. अब इसका एक और रेडिकल भी होता है जो कि क्या होता है? हाइड्रोक्साइडाइन.
हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये इधर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। फिर जब आगे जाते हैं हम, चूंकि पीरियोडिक टेबल से जो नॉन मेटल्स हैं उनके रेडिकल लिखेंगे, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, लिथियम मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बाकी सारे के सारे ये मेटल्स हैं। दूसरे ग्रुप पे जाएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, सारे के सारे ये मेटल्स हैं। तीसरे पे जाएं, बोरॉन, तो फिर ये बोरॉन, बोरॉन क्या नॉन मेटल है, तो देखिए बोरॉन के मेटाबोरेट, इसका फार्मूला BO2 माइनस, फिर अगला इसका रेडिकल है बोरेट, ये के BO3 माइनस 3, BO3 माइनस 3, और फिर इसका अगला रेडिकल है टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट B4O7 माइनस 2, B4O7 माइनस 2, ये क्या इसका अगला रेडिकल है। अब आगे बोरॉन से आगे जाए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से आगे, तो एलिमिनेट, ये भी बैठा लेकिन ये इसके नेगेटिव रेडिकल ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनेट, कौन से AlO2 माइनस के एल्यूमिनेट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे गैलियम, इंडियम, थीलियम, सारे के सारे क्या मेटल। चौथे ग्रुप पे जाए, कार्बन क्या नॉन मेटल है, तो कार्बन की देखिए कार्बाइड C-4, C-4, फिर के एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड क्या C2-2, ये एक्चुअली था स्टूडेंट, इस पर अगर बात करें, ये एक्चुअली था एसिटाइलिन, एक्चुअली क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड विद C, इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, क्या था, एसिटाइलिन था। जब इधर से ये हाइड्रोजन हटा तो इस पे इधर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर से भी हटा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इधर डायरेक्ट C2, तो 1 माइनस 2 माइनस तो -2, ठीक है। एसिटाइलाइड, ये क्या एसिटाइलाइड रेडिकल आ गया। इसका अगला रेडिकल ऑक्सीजन के साथ कौन सा है, कार्बोनेट, CO3-2, अगला रेडिकल है बाइकार्बोनेट, HCO3-2, HCO3-2, इसका अगला रेडिकल, इससे आगे क्या एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नॉन मेटल है, इसको अब कह सकते हैं क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का रेडिकल क्या है, सिलिकेट, SiO3-2, SiO3-2। अच्छा आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, सारे के सारे क्या हैं, मेटल है। ग्रुप 5 पे जाएं, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 फास्फाइड, अच्छा नाइट्रोजन से आगे क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है, तो फास्फाइड P-3, फास्फाइड, फास्फाइड PO3-3, PO3-3, आगे कीजिए हाइड्रोजन फास्फाइड HPO3-2, HPO3-2, आगे के फास्फेट PO4-3, PO4-3, फिर आगे क्या है, हाइड्रोजन फास्फेट HPO4-2, HPO4-2। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब किसी भी रेडिकल के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो उसका एक चार्ज रिड्यूस हो जाता है, इंशाल्लाह इस पे मैं बाद में बात करूंगा। हाइड्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे के आर्सेनिक, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक का रेडिकल है आर्सेनेट, आर्सेनिक का रेडिकल है आर्सेनेट, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इससे आगे आप जाएं ग्रुप 6 पे, ग्रुप 6 में सबसे पहले क्या है जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेडिकल देखें, ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड परऑक्साइड O2-2, O2-2 कैसे स्टूडेंट, ये एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपस में लिंक है, एक नेगेटिव चार्ज इस पे, एक नेगेटिव चार्ज इस पे, तो एक दो ऑक्सीजन, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो -2, तो क्या O2-2। अब देखें अगला है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या है जी, O2-1, O2-1, अब O2-1 कैसा, कि एक ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन है, इस पे हाफ माइनस चार्ज है, -1 और 2, इस पे क्या -1 और 2, क्या O2, अब हाफ हाफ आपस में मिलकर क्या बना देंगे, -1, तो -1, तो ये सुपर ऑक्साइड है। अब ऑक्सीजन की बात हुई खत्म, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या, सल्फर, सल्फर फिर क्या है, सल्फर का अगर आप देखें सल्फाइड S-2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है,
और फिर अगर आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये आ गया। लेकिन स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, ये इसका जो रेडिकल है, ये अगर आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इस टाइम यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ठीक है, क्या न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स पे बात कर रहे हैं, तो इसको फिलहाल आप यहाँ से क्या कर दें, छोड़ दें हाइड्रोजन सल्फाइड को। अब इससे अगली चीज है कि सल्फाइड SO3-2, SO3-2, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3, सल्फेट SO4-2, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, HSO4। अच्छा जी, इससे अगली चीज, या अगर आप इधर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर जो HS- आएगा, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन आएगा तो एक चार्ज कम होगा, लेकिन बहरहाल उससे बाद में बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-। अब आप देखें बात खत्म हुई सल्फर की, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम, क्या मेटल्स आ गए। ग्रुप 7 पे जाए, जहां पे क्या सारे के सारे हेलोजन हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का रेडिकल आ गया जी फ्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन का आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको इनके याद करने का ट्रेंड सिखाता हूँ, ये आयोडाइड तक, ये याद आयोडाइड पर आयोडाइड तक मैं आपको इनका ट्रेंड सिखाता हूँ कि इनको जो है आपने कैसे याद करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जनरली आपने क्या याद करना है, आपने याद रखना है कि ये कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिखता हूँ, इनको आपने याद करना है। तो यहाँ से आपको जो हेलोजन है उनके सारे रेडिकल्स आपको याद हो जाएंगे। पहला आपने याद करना है कि हैलाइड, हैलाइड जो कि X-, ठीक है। दूसरा आपने याद करना है जी हैलाइड, हैलाइड के बाद आप याद करना है हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड तो उसमें क्या XO-, ठीक है, हाइपोहैलाइड। फिर आपने याद करना है हैलाइड, हैलाइड XO2-, ठीक है, हैलाइड। फिर आपने याद करना है हैलेट, हैलेट तो XO3-। अब फिर आपने याद करना है क्या, पर हैलेट, पर हैलेट तो इसका फार्मूला XO4-, XO4-। तो स्टूडेंट जब आपको ये चीज याद हो जाएगी तो फिर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनके रेडिकल्स आपको जो है फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्यों, वो इसलिए कि ये हैलाइड X-, आपको पता है कि X हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, हाइपोहैलाइड XO-, हैलाइड XO2-। मींस कि ये आप सीक्वेंस याद कर ले और नीचे आते हुए एक हेलोजन एटम ले ले और साथ में ऑक्सीजन एटम को 1 बाय 1 बढ़ाते हैं। देख यहाँ पे 0 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये चीज याद करें, हैलाइड, हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड, हैलाइड, हैलेट, पर हैलेट, ये चीज आप याद करें। अब यहाँ पे जब आप देखें स्टूडेंट तो देखें फ्लोराइड है, फ्लोराइड, हैलाइड तो X- तो F- हो जाएगा ना, क्या F- हो जाएगा। लेकिन अब आप देखते हैं आगे स्टूडेंट कि बाकी जो अगले जितने भी रेडिकल्स हैं वो किस चीज के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन फ्लोरीन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रेडिकल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज टू कंपेरेबल। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लिहाजा इनकी जो है ना इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि क्या करें, रेडिकल्स बनाएं। तो लिहाजा फ्लोराइड रेडिकल सिर्फ होगा, इसके फ्रैग ऑक्सीजन के साथ रेडिकल्स नहीं होंगे। बाकी बात रही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो उसका देखें उसमें ये ट्रेंड जो है फॉलो होगा, क्या क्लोराइड Cl-, हाइपोक्लोराइड उधर से देखे जाए, क्या अब मैंने हैलाइड लिखा है, इनके हेलोजन मैंने जनरली लिखा है। यहाँ पे क्या क्लोरीन है तो क्या क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड के ClO-, क्लोराइड ClO2-, क्लोरेट ClO3-, पर क्लोरेट ClO4-। यही है ना, देखें X- तो Cl-, XO- तो ClO-, XO2- तो ClO2-। यहाँ पे क्या XO3- तो ClO3-, XO4- तो ClO4-। मतलब कि क्या, इधर नाम में आपने पर और इनको जनाब ऐसे ही रखना है, ठीक है, हेल या भाई ये और क्या कहते हैं हेल, और इसमें जो हेल जहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जिस हेलोजन एटम के रेडिकल्स लिखेंगे यहाँ पे आप उसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब मैं क्लोरीन के लिए कर रहा था,
ये क्लोराइड, यहाँ पे क्या हाइपोक्लोराइट, बाकी सारा सेम रहेगा, लेकिन हेल की जगह पे क्या आ जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड हाइपोक्लोराइड। फिर क्या क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट। ठीक है, सिमिलरली जब आप ब्रोमीन के लिए करेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या X माइनस Br माइनस, फिर क्या हाइपोब्रोमाइड BrO माइनस, फिर क्या ब्रोमाइड BrO2 माइनस, फिर क्या ब्रोमेट BrO3 माइनस, फिर क्या पर ब्रोमेट तो BrO4 माइनस। तो आपको अगर ये चीज याद हुई तो आपको फिर अलग अलग हेलोजन के रेडिकल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 5 जो नाम है ये आपने ये याद करने की, हेलाइड, हाइपोहेलाइड, हेलाइड, हेलेट और पर हेलेट। और ट्रेंड इसका क्या है कि जब आप ऊपर से पहले में क्या होंगे, जीरो ऑक्सीजन आइटम होंगे, सिर्फ मींस सब के जितने भी रेडिकल्स हैं इन पे चार्ज क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे, ठीक, सॉरी डाउन द ग्रुप नहीं, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे स्ट्रैंड में, तो आप 1 बाय 1 ऑक्सीजन आइटम को बढ़ाते जाएंगे, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ठीक है, यहां तक बात है पर आयोडाइड की। आप देखें आपको आयोडाइड, हेलाइड तो आयोडाइड हो जाएगा, X माइनस है तो I माइनस हो जाएगा, तो क्या आयोडाइड, तो फिर क्या हाइपोआयोडाइड, तो हाइपोआयोडाइड का हो जाएगा जी IO माइनस। ठीक है, फिर क्या है आयोडाइड, हेलाइट है तो आयोडाइड हो जाएगा, तो IO2 माइनस, फिर क्या हेलेट है तो आयोडाइड हो जाएगा, क्या IO3 माइनस, और फिर पर हेलेट है तो पर आयोडाइड हो जाएगा IO4 माइनस। तो स्टूडेंट ये थे जी कुछ पीरियोडिक टेबल के। अब जो है ना कुछ जो नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट D और F ब्लॉक के जो है ना कुछ रेडिकल्स पे बात करते हैं, उनमें क्या यहां से नीचे ग्राफ देखें, क्रोमेट CrO4-2, क्रोमेट ये आपने याद करना है, डाइक्रोमेट CrO7-2, क्या आगे परमैंगनेट MnO4-2, फिर आगे क्या मैंगनेट MnO4-2। ठीक है, और फिर आगे क्या, यहां पे देखें मैंगनेट माइनस से -1 है, पर मैंगनेट में क्या -1 है, और मैंगनेट में क्या है -2 है। सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस, वरना MnO4 ये भी है, MnO4 ये भी है, लेकिन यहाँ पे -1 यहाँ पे -2। अब देखें आगे क्या, जिंकेट ZnO2-2, ZnO2-2। आगे क्या, साइनाइड, साइनाइड Cn-, साइनाइड Cn-, साइनाइड के Cn- है। अब इससे आगे क्या है जी, साइनाइड Cn-, आइसोसाइनाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइनाइड जब आइसो आ जाएगा तो समझ जाओ चीज यही है, थोड़ी सी बॉन्डिंग में डिफरेंस आ गई। ठीक है, अब क्या ये साइनाइड से Cn-, अब मैं जब आइसोसाइनाइड की बात करूंगा तो ये Nc- हो जाएगा, Nc-। ठीक है, आइसोसाइनाइड। अगला क्या है जी, साइनेट है, साइनेट, तो साइनेट आपके पास क्या है जी, CnO- है, CnO- है साइनेट। अब जब मैं इसको थायोसाइनेट करूंगा, थायो याद रखना स्टूडेंट, जो टर्म थायो है, थायो ये सल्फर के लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये CnS- इसका फार्मूला है, CnS-, ये कौन सा, थायोसाइनेट का फार्मूला है। अब जब मैं इसको करूंगा आइसोथायोसाइनेट, क्या आइसोथायोसाइनेट, तो आइसोथायोसाइनेट तो वो हो जाएगा SnC-। अब अगर आप इधर बॉन्डिंग देखें, बॉन्डिंग अगर आप बात करें तो पहले केस में, इसके केस में अगर आप देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, फिर आगे सल्फर के साथ बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस केस में बात करें, इसमें बॉन्डिंग चेंज हो गई, सल्फर का बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, जिसका आगे फिर KG कार्बन के साथ। ठीक है, तो बॉन्डिंग में जो है इनकी थोड़ी चेंज आती है, तो आइसोथायोसाइनेट आ गया। ये क्या करना है, आपने सिर्फ उनकी अरेंजमेंट आपने चेंज करनी है और प्रैक्टिकली इनकी बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाता है। आइसोथायोसाइनेट CnS से बन गया SnC-। अब आगे ये ऑक्सैलेट है, तो याद रखें स्टूडेंट एक्चुअली था क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ये अब ऑर्गेनिक रेडिकल है। ये जो 3 है, ये क्या, ये ऑर्गेनिक रेडिकल्स हैं। अगर आप इन पे बात करें, ये एक्चुअली था क्या, ऑक्सैलिक एसिड था COOH। ये क्या था, ये था ऑक्सैलिक एसिड, इसका फार्मूला था C2O4H2। ठीक है, ये फार्मूला था, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि C2H2O4।
ये क्या था, ये इनका फार्मूला था ऑक्सैलिक एसिड का, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका जब ये फार्मूला था, ये था क्या, ऑक्सैलिक एसिड। या आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेडिकल्स को आपने नाम कैसे देना है। ये क्या, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पे बात आ गई। ऑक्सैलिक एसिड अब ये क्या करेगा, जब इससे ये हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन से निकल जाएंगे तो इधर और इधर, ठीक है, या ये वाली बात आ जाएगी इस ये, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड था, तो अब बन जाएगा C2O4 माइनस। तो अब क्या बन गया, ये ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से क्या बन गया, ऑक्सैलेट बन गया। सिमिलरली स्टूडेंट आगे क्या फार्मेट है, तो फार्मेट बने किस चीज से, फार्मिक एसिड से। तो फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। ये क्या होता है, फार्मूला होता है फार्मिक एसिड का। तो जब फार्मिक एसिड से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पीछे से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो HCO2 माइनस। ये क्या है, ये फार्मिक एसिड का फार्मूला है, या आप इसको यू भी लिख सकते हो, HCOO माइनस। ये क्या है, फार्मिक एसिड से फार्मेट बन गया। इससे अगला ये क्या, एसीटेट है। एसीटेट आपको पता है क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या एसिटिक एसिड था, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। जब इससे हाइड्रोजन लॉस करेगा, ये हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा, फिर पीछे CH3COO माइनस एसीटेट आयन बन जाएगा। तो एसीटेट आयन क्या आपके पास ये बन जाएगा। तो ये क्या है, कुछ ऑर्गेनिक रेडिकल्स है। स्टूडेंट अब मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से कहना नक्काशी इख्तियार कर लेता हूँ। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो आप अपने लिए इससे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपने स्क्रीनशॉट इसके लिया होगा। अब आगे मैं आपको इसको याद करने के कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ स्टूडेंट। तो ये कुछ बात हुई किस चीज पे, रेडिकल्स पे। अब आप कहेंगे कि ये तो 58 या 60 तक की रेडिकल्स है, आप इसको याद कैसे किया जाए। तो अब इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जहाँ से आपको कुछ हेल्प और कुछ हिंट्स आपको मिलेंगी इसको याद करने के लिए। तो स्टूडेंट उनमें कुछ जो की पॉइंट्स है उन पे बात कर लेते हैं। जो की पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं जरा। की पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस के जितने भी रेडिकल्स होंगे, फास्फोरस के जितने भी रेडिकल्स होंगे, आया वो ऑक्सीजन के साथ हो या क्या हो, विदाउट ऑक्सीजन हो, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, -3 होगा। कि जो फास्फोरस के जितने भी रेडिकल्स हैं, आया वो ऑक्सीजन के साथ हो या जिनमें ऑक्सीजन ना हो, लेकिन क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, -3 होगा। अब आप इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखें, तो पीछे मैंने आपको लिखवाई है, वहां पे देखें, मैंने एक रेडिकल आपको लिखवाया हुआ है P-3। तो कौन सा रेडिकल है, फास्फाइड रेडिकल है। फास्फाइड रेडिकल है। आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर चार्ज किया -3। अब इसी तरह स्टूडेंट फास्फोरस का अगर आप मजीद देखें, PO3-3, मैंने आपको एक रेडिकल लिखवाया है PO3-3। और कौन सा रेडिकल है ये फास्फाइड रेडिकल है, फास्फाइड रेडिकल है। अब देखें PO3-3, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन एज अ होल इसके ऊपर चार्ज के -3, इसके ऊपर के -3। इसी तरह मैंने आपको एक और रेडिकल लिखवाया हुआ है, और वो कौन सा है, फास्फेट PO4-3। देखें यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन चार्ज के वही -3 है। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि फास्फोरस के जो भी रेडिकल्स हो, विदाउट ऑक्सीजन हो या विद ऑक्सीजन हो, सब के सब पे क्या कौन सा चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा। स्टूडेंट ये हो गया आपका एक की पॉइंट जिससे आप फास्फोरस के रेडिकल्स को याद कर सकते हैं। इससे अगली चीज, नाइट्रोजन के जो रेडिकल्स होंगे, नाइट्रोजन के जो रेडिकल्स होंगे ऑक्सीजन के साथ, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और विद ऑक्सीजन, तो उनमें क्या होगा, जो रेडिकल नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ होंगे, उनमें इसका जो इसकी जो वैलेंसी होगी उसकी क्या होगी, +5 होगी। विद ऑक्सीजन +5 और वैसे कीजिए +3। तो ये क्या होगा, ये इनकी वैलेंसी होगी, सॉरी -3 इनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। आपको मैंने एक रेडिकल लिखवाया हुआ है नाइट्राइड, N-3 नाइट्राइड। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो रेडिकल के ऊपर चार्ज क्या, -3 है। तो विदाउट ऑक्सीजन मैंने कहा कि
कौन सा चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर विद ऑक्सीजन बात करें, आपको मैंने एक रेडिकल लिखवाया हुआ है नाइट्रोजन का, और वो कौन सा है, वो है NO2-, या आप क्या करें इसको NO3- आप देख रहे हैं। नाइट्रेट एक रेडिकल मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कौन सा रेडिकल, नाइट्रेट। नाइट्रेट ही के नाइट्रोजन के एक रेडिकल है जिसमें के ऑक्सीजन है, जिसमें के ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या कि नाइट्रोजन के जितने भी रेडिकल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ हों, ऑक्सीजन के साथ हों, तो वहां पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी वो +5 होगी। यहाँ पे मैंने एज अ होल पूरे रेडिकल पे चार्ज की बात की थी, ये बात याद रखें। फास्फोरस के लिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन हो या ना हो, जो कुछ भी हो, ऑक्सीजन के साथ रेडिकल हो या ऑक्सीजन के बगैर हो, रेडिकल पे ही चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, ये नाइट्रोजन की मैंने वैलेंसी की बात की है, नाइट्रोजन की वैलेंसी की बात की है कि जो ऐसे रेडिकल्स जिनमें ऑक्सीजन ना हो, तो वहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, -3 होगी, जो कि ये है। यहाँ पे जो रेडिकल के ऊपर चार्ज है यही क्या, नाइट्रोजन की वैलेंसी। क्यों, क्योंकि साथ में कोई दूसरा एटम तो है नहीं कि उसका हो, सिर्फ नाइट्रोजन, तो लिहाजा ही नाइट्रोजन की वैलेंसी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें, तो मैंने कहा कि जो विद ऑक्सीजन जितने भी रेडिकल्स होंगे नाइट्रोजन के, वहां पे उसकी वैलेंसी +5 होगी। तो आप देखें नाइट्रोजन की +5 और एक ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। एक ऑक्सीजन की -2 होती है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो +5 3 2 6 -6 इज इक्वल टू -1। एज अ रिजल्ट ये -1 चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो नाइट्रोजन के वो रेडिकल जिनमें ऑक्सीजन ना हो, वहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होगी, ठीक है। और जहां पे इसके साथ ऑक्सीजन हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी वो क्या होगी, +5 होगी। एक और एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने लिखता हूं, क्या है, NO2-, 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 अगर इसमें आप बात करें NO2- में अगर आप देखें तो इसे क्या +4, ठीक है, +4, इसकी -5, तो क्या +4 -5, तो वही 1 इसके ऊपर आता है डिफरेंस। तो इसके ऊपर भी क्या, एक ही क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ इसके जितने भी रेडिकल्स होंगे उनमें क्या, नाइट्रोजन +5 की वैलेंसी के साथ होगा। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको एक और बता देता हूं, वो क्या, N2O5, N2O5। ये आपके सामने मैंने एक कंपाउंड लिखा है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। तो मैंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, तो उनमें नाइट्रोजन की वैलेंसी +5 होती है। ये एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअली N+5 ऑक्साइड -2, तो ये इनकी की हुई क्रॉस मैचिंग हुई है, तो जिससे क्या बना, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट तो समझ आ गई। अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन के साथ है, तो लिहाजा +5 नाइट्रोजन की क्या होगी, वैलेंसी होगी। मैंने कहा कि विद ऑक्सीजन +5 होगी, और विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन ना हो और नाइट्रोजन हो, तो वहां पे क्या होगी, +-3 होगी। तो ये स्टूडेंट आ गया, ये क्या, दूसरा जो है की पॉइंट आ गया। पहला मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, मैंने आपको बताया कि फास्फोरस का मैंने बताया कि विद ऑक्सीजन होगा क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा। तो दोनों केसेस में मैंने आपको कहा कि रेडिकल पे -3 चार्ज होगा। फिर मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का कि विद ऑक्सीजन क्या होगा, +5 चार्ज होगा, और विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा, -3 चार्ज होगा। इस बात की समझ आ गई। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है हैलोजन के बारे में। हैलोजन के बारे में कि हैलोजन के जितने भी रेडिकल्स हैं, हैलोजन्स के जितने भी रेडिकल्स हैं, चाहे वो विद ऑक्सीजन हैं या के विदाउट ऑक्सीजन हैं, सब के सब पे चार्ज कौन सा होगा, चार्ज उस पे -1 चार्ज होगा। विद ऑक्सीजन या क्या जी, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, दोनों के दोनों जो भी है उनका चार्ज क्या होगा, -1 होगा। तो देखें ना स्टूडेंट, क्लोराइड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है कि -1 चार्ज है। इसी तरह जो हाइपोक्लोराइड है, क्या, हाइपोक्लोराइड, अगर आप उधर देखें हाइपोक्लोराइड, तो वहां पे क्या, ClO- है, क्या, हाइपोक्लोराइड, तो ये ClO-, बिल्कुल। इसी तरह अगर आप देखें, इससे जो अगला रेडिकल ऑक्सीजन के साथ, वहां पे क्या, ClO2- है, ऑक्सीजन है लेकिन एज अ होल रेडिकल के ऊपर चार्ज क्या, -1 है।
ठीक है सर, ClO3 माइनस जो कि इससे अगले रेडिकल है उस पर क्या है -1 चार्ज है। जैसे ClO4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में कोई इससे गरज नहीं है, लेकिन हेलोजन के जितने भी रेडिकल्स होंगे उन पर क्या होगा -1 चार्ज होगा। तो अब स्टूडेंट ये तो आगे कुछ की पॉइंट्स। इसी तरह अगर हम बात करें मजीद कुछ इससे फार्मूला बनाने की जहां तक बात है कि आप इससे फार्मूला कैसे बनाएंगे, रेडिकल्स मैंने आपको बता दिए, अब आप इससे फार्मूला कैसे बनाएंगे। एक और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये रेडिकल्स याद करने में बहुत हेल्पफुल होगी कि ऐसे रेडिकल्स जो कि आइड पे खत्म होते हैं, जो कि आइड पे खत्म होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्राइड, फास्फाइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इसके साथ साथ कार्बाइड, तो ये जितने भी हैं तो इनमें जो है ना ऑक्सीजन नहीं होगा, इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ये बात याद रखें। दूसरी बात, ऐसे रेडिकल जो कि किस पे खत्म होते हैं, आइड पे खत्म होते हैं, उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। और जो एट पे खत्म होते हैं उनमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यहां पे एक पॉइंट याद रखें, दोनों में ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, आइट पे एक ऑक्सीजन कम होगा और एट में एक ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि नाइट्राइट का है जी NO2 माइनस, NO2 माइनस, तो अब मैं कहता हूं कि नाइट्रेट, अब आप देखें स्टूडेंट, मैंने कहा कि आइट में एक ऑक्सीजन कम होगा, किससे, एट से, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो यहां पे कितना ऑक्सीजन है, आइट में कितना ऑक्सीजन है, 2। तो जब मैं एट का फार्मूला लिखूंगा तो बाकी फार्मूला यही होगा क्योंकि NO3 माइनस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सल्फाइड और सल्फेट पे बात करते हैं। सल्फाइड तो सल्फाइड है जी SO3 माइनस, ठीक है, SO3 माइनस 2, अच्छा ठीक है, जो सल्फाइड है, सल्फाइड की है जी SO3 है, सल्फाइड की है जी SO3 माइनस 2, ठीक है, सल्फाइड है। अब मैंने कहा कि आइट में एक ऑक्सीजन कम होगा, जब इससे मैं सल्फेट बनाऊंगा, सल्फेट, अब अगर मुझे सल्फाइड का पता है तो मैं उसे सल्फेट लिख सकता हूं, कैसे, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, सल्फेट में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, SO4 माइनस 2 हो जाएगा, बाकी उसी तरह रहेगा, बाकी चार्ज वगैरह सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन आइट में एक ऑक्सीजन कम होगा, एट में एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ये बात हो गई स्टूडेंट। अब एक और इससे अगला बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको 3 रेडिकल्स लिखवाए मैंने आप लोगों को, यहां पे मैंने जितने भी आपको मैंने 56 रेडिकल लिखवाए, वो मेरा ख्याल है कि इन तीनों कैटेगरी से उनमें बाहर कोई भी नहीं है, या तो वो आइड पे खत्म होते हैं, या आइट पे खत्म होते हैं, और या एट पे खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे एक बात नोट करें कि जब आइड, कोई भी रेडिकल जो कि आइड पे खत्म हो और किसी भी रिएक्शन में उसके साथ क्या मिले, हाइड्रोजन मिले, तो फिर उस रेडिकल का नाम आगे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उस रेडिकल का नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप लगाएं, फिर दरमियान में जो रेडिकल है उसका नाम लगाएं, ठीक है, और साथ में क्या लगा लें, आइड लगा दें, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है उसको नाम देने का, ये फिर मैं आपको एग्जांपल से वेरीफाई करता हूं। या आप क्या करें कि जब आइड के साथ हाइड्रोजन मिलता है तो आप क्या करें, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो, और फिर आप क्या करेंगे, जो रेडिकल है उसका नाम लिखें जो भी हो, फिर आप आगे साथ एक एसिड लिखें, हाइड्रो, फिर रेडिकल का नाम और फिर एक एसिड। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। लेट मेरे पास क्या जी, क्लोराइड है, क्लोराइड रेडिकल है, ठीक बात है। जब क्लोराइड रेडिकल है मेरे पास तो क्या होगा, जब मैं यही जो क्लोराइड रेडिकल है इसको मैं कर लेता हूँ कि जी इसके साथ मैं मिला देता हूँ, तो हाइड्रोजन +1 है, क्लोराइड के
-1 है, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेरे पास फार्मूला आ जाएगा HCl, HCl में आ जाएगा। HCl जब आएगा तो अब HCl को मैं दोनों नाम दे सकता हूँ। इसको मैं हाइड्रोजन अपनी जगह पे आ गया। आगे क्या, अब रेडिकल किस चीज के, क्लोराइड रेडिकल है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया। या इसको मैं ये नाम भी दे सकता हूँ, हाइड्रो फिर आगे रेडिकल कौन सा है, क्लोराइड है, तो मैं आइड नहीं लिखूंगा, मैं क्लोरो लिखूंगा, क्योंकि जो नेगेटिव रेडिकल्स है उनको ओ पे एंड किया जाता है, तो हाइड्रो क्लोर आ जाएगा, क्लोर। आगे फिर क्या, एक क्लोरिक, हाइड्रो फिर दरम्यान में रेडिकल का नाम, फिर एक और आगे एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ आएगा स्टूडेंट। अब इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये बताया, मैं लिख देता हूं कि H+1, ठीक है, Br-, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो +1 -1 को कैंसिल कर लेगा, तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा HBr। तब इसको मैं नाम कैसे दूंगा HBr को, या मैं इसको कहूंगा क्या, हाइड्रोजन, फिर रेडिकल पीछे कौन सा ब्रोमाइड है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसका एग्जाम आ गया। या मैं क्या करूंगा स्टूडेंट के हाइड्रो में लिख लूंगा ड्यू टू हाइड्रोजन, और आगे क्या, रेडिकल कौन सा, ब्रोमीन है, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये तरीका होता है इसको नाम देने का स्टूडेंट। अब इससे आगे बात करते हैं जरा किस चीज पे, कि 8 वाले रेडिकल को। अब इसकी कुछ मजीद एग्जांपल पे स्टूडेंट बात करते हैं। मैंने आपको एक रेडिकल लिखवाई है सल्फाइड, S-2, ये कौन सा रेडिकल है, सल्फाइड रेडिकल है, आइड पे खत्म होता है। जब इसके साथ मिलेगा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या, +1 है, तो आपने यहाँ पे देखना, अगर ये दोनों इसकी जो वैलेंसी है, ये अगर आपस में कैंसिल होती है तो इनको आप कैंसिल करें, लेकिन अगर नहीं होती, अच्छा आपने इसको डिवाइड करना है एक दूसरे पे, मींस कैंसिल आउट करना, लेकिन कैंसिल आउट आपने फ्रैक्शन में नहीं करना, होल नंबर जब आंसर है तब आपने करना है। अब इसको अगर आप देखें, एक तरह से मैं कर भी सकते हो, इसका 1 है, इसका क्या है, ये के 2 है ना, तो इसका मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये क्या 1 और ये ये क्या करेंगे 0.5 और ये 1, इस तरह हो सकता है, लेकिन मैंने फ्रैक्शन में नहीं करना। मैंने जब मेरे पास होल नंबर आए फिर मैंने आपको इसमें काटना, तो अब इसमें होल नंबर नहीं आता, जब होल नंबर नहीं आता तो फिर मैंने आपको इसको क्या करना है, सिंपली मैंने इसको शिफ्टिंग करनी है, H2S, समझ आ गई, H2S क्या आ गया, अब इसका क्या कहते हैं, ये मेरे पास कंपाउंड आ गया H2S। अब इसको मैं नाम कैसे दूंगा, दूसरा नाम सॉरी मैंने मिटा दिया, हाइड्रो फिर आगे एक एसिड, ये मैंने लिखा था ना स्टूडेंट। अब देखें, अब इसमें उसको मैं नाम कैसे दे सकता हूँ, नाम में इसको जो है ना, अब इसके जो ये वाला नाम है ज्यादा सूटेबल है, क्या, हाइड्रोजन अपनी जगह पे आ जाएगा। आगे रेडिकल कौन सा है, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये आ गया जी आइड के लिए नाम। इसी तरह आप हाइड्रोजन फास्फाइड भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हेलाइड इवन आप कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन हेलाइड या आप क्या जी, हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रो क्या, हेलिक एसिड, हेलाइक ना, तो वही चूंकि हेलोजन जो है ना, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए, इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, इस तरह आप जो है उसको नाम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और ट्रिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि जब 8 हो, किसी रेडिकल के आखिर में 8 आए, या सॉरी से पहले आइड करते हैं, आइड आए और आइड के साथ क्या ये हाइड्रोजन आयन मिल जाए, तो फिर उससे जो आपके पास रेडिकल बनेगा, उसको आप जो कंपाउंड बनेगा उसको आप नाम कैसे देंगे, उसका क्या जी, जो आइड है, आइड को आप हटा के आप क्या करेंगे, बाकी पीछे नाम उसको उसी तरह रहेगा, आगे आप उसके साथ अस एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अस एसिड लगाएंगे। और इधर ऊपर वाले केस में आपने क्या किया कि पहले हाइड्रोजन लगाया, ठीक है, फिर इस आइड को आपने क्या किया, फॉलो किया इस केस में। दूसरे केस में आपने कि शुरू में आपने हाइड्रो लगाया, फिर आइड को आगे हटा के आपने उसकी जगह एक एसिड कर दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में आइड के साथ जब हाइड्रोजन मिलेगा तो पीछे रेडिकल का नाम वही होगा, आगे आपने अस एसिड जो है ऐड करना है।
लेट मैं आपको कहता हूं कि भाई क्या मेरे पास सल्फाइड है SO3-2 क्या सल्फाइड है मेरे पास। सल्फाइड के साथ मैं कहता हूं क्या हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन +1 तो कैंसिल आउट नहीं होते तो डायरेक्ट इनको क्रॉस मैच कर दो, H2 U2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर नीचे आ जाएगा, लेकिन इसको लिखते नहीं है H2SO3। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अब चूंकि क्या सल्फ्यूरस, अब चूंकि सल्फर है, सल्फर का रेडिकल है तो क्या सल्फ्यूरस एसिड। अब स्टूडेंट पहले अगर आप देखें, पहले इसका नाम था सल्फाइड, लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन मिला तो मैंने क्या किया, इस आइड को मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया सल्फर, ये पीछे चूंकि सल्फर है तो आगे आइड की जगह मैंने अस एसिड लिख दिया। तो आइड का जो भी रेडिकल हाइड्रोजन के साथ मिलेगा उसका आइड हट के उसको रिप्लेस कर देगा कौन, उसको रिप्लेस कर देगा अस एसिड। अब देखें इसी तरह मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये क्या है आपके पास NO2- नाइट्रस है, क्या नाइट्राइट है, क्या नाइट्राइट है। अब जब इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन +1 ये -1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर जरा आपके पास फार्मूला हो जाएगा HNO2। जब HNO2, अब आपके इसका पहले नाम क्या था, नाइट्राइट इसका नाम था, नाइट्राइट क्या था इसका नाम था, लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन बना, अब इसका क्या हो जाएगा कि मैं इस आइड को हटा दूंगा, इस आइड को मैं हटा दूंगा, अब इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक। देखिए R तक तो बात वही है, आगे मैंने क्या किया, साथ में एक एसिड मैंने ऐड कर दिया, तो क्या अस एसिड, एक एसिड नहीं अस एसिड, ठीक है। नाइट्रस यहां तक तो नाम सेम रहेगा, जो आइट है आगे वहां पे अस एसिड। देखिए पहले क्या था, नाइट्राइट था, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ मिला नाइट्राइट से नाइट्रस एसिड बन गया। तो ये उन रेडिकल के लिए जो कि आइट पे खत्म होते हैं, जिस तरह हेलाइट, ब्रोमाइट, क्लोराइट, ठीक है। इसी तरह आप मजीद अगर आप देखें सल्फाइड, फास्फाइड को आप देखें, फास्फाइड क्या होता है, PO3- होता है, फास्फाइड होता है PO3-। फास्फाइड होता है PO3-, PO3- होता है। अब मैं कहता हूँ सर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ H+1, अब चूंकि +1-3 तो कैंसिल आउट होते नहीं है, इनको आपने माइनस नहीं करना है एक दूसरे से, या इसको जो ना आप अगर इनको जो अलजेब्रिक सम इसका नहीं देना, इसको एक दूसरे पे डिवाइड करना है, नहीं होते अगर नहीं होते तो सिंपली इनको शिफ्ट कर दो, +3 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, +1 इधर, साइन आप नहीं लिखेंगे, क्या H3PO3, अब चूंकि 1 इधर आएगा लेकिन 1 लिखते हैं नहीं है, जब 1 से ज्यादा तो फिर जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो H3PO3 आपके पास बन गया। हाइड्रोजन के मिलने से आपके पास H3PO3 तो मिल गया, लेकिन अब आप इसको नाम कैसे देंगे, नाम आप इसको ये देंगे, ये क्या पहले क्या था, फास्फाइड था, क्या था, फास्फाइड। अब मैंने आपको बताया कि जब आप आइड आखिर में आए और उसके साथ फिर हाइड्रोजन मिल जाए तो आपने क्या करना है, आइड को आपने हटा देना है और उसकी जगह आपने अस एसिड लगा देना है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखें फास्फाइड था ना, क्या फास्फोरस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड। समझ आ गई कि जब आइड के साथ हाइड्रोजन मिले तो फिर आपने कैसे नाम देना है। इससे अगली चीज पे बात करते हैं स्टूडेंट, जब 8 आ जाए और उसके साथ क्या मिले, हाइड्रोजन मिले। दो कैटेगरीज को मैंने कह लिया, मैंने कहा कि मैंने जो 60 रेडिकल लिखवाए हैं वो इंशाल्लाह इन तीनों आइड और एड इन तीनों से बाहर नहीं है, तमाम के नाम जो है इसी पे जो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब इसी तरह जब किसी रेडिकल के आखिर में 8 आ जाए, और उसके साथ हाइड्रोजन आयन मिले, तो फिर आप उसको कैसे नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे कि उसके आखिर का जो 8 है, 8 को आप हटा के आप क्या कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, 8 को हटा के आप जो है एक एसिड जो है ऐड कर देंगे, आप एक एसिड लगा देंगे, क्या कर लेंगे, आप एक एसिड लगा देंगे। अब स्टूडेंट आइड के केस में आपको बताया मैंने कि आप हाइड्रोजन
फिर रेडिकल का नाम और फिर आइड आप लगा देंगे। आइड के केस में IDE, आइड के केस में, आइड के केस में मैंने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, आइड के केस में आप जो रेडिकल का नाम है उस आप आइड हटा के आगे आप असेटेड लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली एट के केस में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे कि उसका जो एट है, एट को हटा के आप आगे असेटेड लगा देंगे। एग्जांपल इसकी मैं आपको करवाता हूं स्टूडेंट, एग्जांपल इसकी है सल्फेट रेडिकल इंतहाई फेमस है। जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो +1 -2 आपस में जो कैंसिल आउट नहीं होते, तो लिहाजा आपने इसको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा H2SO4, H2SO4, H2SO4 इससे बन गया स्टूडेंट, H2SO4 इससे बन गया। अब आप इसको नाम कैसे देंगे कि भाई ये क्या है। अब आप देखें ये पहले क्या था, मैंने आपको लिखवाया था कि सल्फेट है, सल्फेट है, SO4 - 2 ये क्या था, सल्फेट आयन था, सल्फेट आयन। तो जब आप इसके साथ हाइड्रोजन में तो आपने इस एट को हटा देना है, तो फिर इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक। सल्फर तक तो वही है ना, क्योंकि सल्फर का रेडिकल है सल्फर, तो क्या आगे आपने क्या करना है, एक एसिड का आपने इजाफा कर देना है। तो अभी H2SO4 है, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह PO4 -3 क्या है, फास्फेट है। इसका जब हाइड्रोजन की ऐड करेंगे तो +1 -3 कैंसिल आउट नहीं है, तो इसके वैलेंसी को आपने सिंपली शिफ्ट कर देना है नीचे, तो ये बन जाएगा H3PO4। याद रखिए जब आप ये वैलेंसीज को शिफ्ट करेंगे इनका साइन आप नीचे नहीं लिखेंगे, और अगर 1 हो तो फिर आपने उसको क्या नाम है, शिफ्ट आपने करना है, लेकिन नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। H3PO4 बन गया। पहले इसका नाम क्या था, फास्फेट था, फास्फेट। PO4 -3 का नाम क्या था, फास्फेट था। लेकिन क्या हुआ, जब आपने इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन जब आपने ऐड किया तो आपने देखा क्या कि आपने इस ऐड को फिर क्या करना है, हटा देना है, फिर इसका नाम हो जाएगा क्या, फास्फोर। यहां तक तो बात जो है ना वही आ गई, फास्फोर, क्योंकि फास्फोरिक का है ना, सॉरी फास्फोरस के जो नहीं के रेडिकल है, तो फास्फोर आगे आपने क्या लगाना, एक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड। अब इसका नाम क्यों, फास्फोरिक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट ये सल्फेट और फास्फेट की बात आ गई। इसी तरह मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं, नाइट्रेट। नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3-। नाइट्रेट मैं आपके सामने लिख देता हूं, तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3- होता है, NO3- नाइट्रेट। अब जब इसके साथ में क्या लगाऊंगा, मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा H+1, तो ये -1 है। अब देखें यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, तो +1 -1 को कैंसिल कर लेगा, एज अ रिजल्ट आपके पास फार्मूला बनेगा HNO3। अब आप इसको नाम कैसे देंगे, अब देखें आपने पहले देखा कि क्या था, नाइट्रेट था, नाइट्रेट। अब इसके साथ मिला हाइड्रोजन, तो मैंने आपको कहा कि जब 8 वाले रेडिकल के साथ हाइड्रोजन मिलता है तो आप उसके 8 को रिप्लेस करते हैं किसी से, एक एसिड से। तभी क्या था, नाइट्रेट था, लेकिन जब इसके साथ क्या मिला, हाइड्रोजन आयन, तो इससे ये चीज बन गई HNO3। नाम देते हुए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो नाइट्रेट था, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। यहां से आगे क्या था, 8 था ना, NITR, और फिर आगे क्या था, ATE। तो ATE, 8 को हटा के आपने क्या करना है, आपने एक एसिड लगा देना है, एक एसिड। अब ये जो चीज है इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको इन रेडिकल्स को याद करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन से कुछ नया देखने को मिला है तो अपने फीडबैक का इजहार आप जरूर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें जो एनर्जी मिलती है वो नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में वो बहुत काम आते हैं। और ये था हमारा जो आज का लेक्चर, उम्मीद है कि बहुत फायदा आपको होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।